नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड सब डिविजन्स के बारे में, जैसे 03 है डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया है, 07 है स्टडी एंड टीचिंग है। इसके अलावा जैसे 0212 है, 212 में जैसे टेबल है, फॉर्मूला है, स्टैटिक्स है, ये सब पढ़ा था। 09 में हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल ट्रीटमेंट है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद में हमने देखे थे कि जो टेबल जो डीडीसी का एक फर्स्ट पार्ट आता है खंड 1, उसके जो अंतिम भाग होता है उसका खंड 1 के अंदर डीडीसी के खंड 1 के अंदर अंत में कितने संक्षेपक दिए गए हैं? 3 संक्षेपक। कितने संक्षेपक दिए गए हैं? 3 संक्षेपक दिए गए हैं। ये 3 संक्षेपक बोले तो 19वें एडिशन में। कौन से संस्करण में दिए गए हैं? 19वें संस्करण में। अगर एग्जामिनर पूछे कि 19वें संस्करण में 3 संक्षेपक डीडीसी के कौन से खंड में दिए गए हैं, तो वो कौन से खंड में दिए गए हैं? प्रथम खंड में। अब इन 3 संक्षेपकों की बात करी जाए तो जो अब वर्तमान में जो कौन सा एडिशन है डीडीसी का, वर्तमान में जो डीडीसी का फेमस एडिशन है वो है डीडीसी का 23वां एडिशन। डीडीसी का जो 23वां संस्करण है वो वर्तमान में है, और ये कब आया था? 2011 में आया था। इसमें जो 3 संक्षेपक हैं वो कौन से खंड में दिए गए हैं? डीडीसी के 23वें संस्करण के अंदर जो 3 संक्षेपक हैं वो द्वितीय खंड में। कौन से खंड में? द्वितीय खंड में। ठीक है, ध्यान से सुनना है। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि डीडीसी के 19वें अगर आएगा तो एक 19वें एडिशन के बारे में आएगा, क्योंकि समस्त भारतीय पुस्तकालयों में डीडीसी का 19वां जो एडिशन उसी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए 19वें एडिशन के तो प्रथम खंड के अंदर 3 संक्षेपक दिए गए हैं। उस वहाँ पर ऑप्शन में आएगा प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड, तो उसमें आएगा खंड 1 प्रथम खंड में। यदि एग्जाम में पूछेगा कि नवीन संस्करण डीडीसी का 23वां, इसलिए 23वें में भी पूछ सकता है कि डीडीसी के 23वें संस्करण में जो 3 संक्षेपक हैं वो कौन से खंड में दिए गए हैं? तो द्वितीय खंड में। आज बात करते हैं कि 3 संक्षेपक कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो हम बात करें प्रथम संक्षेपक की। कौन से की? प्रथम संक्षेपक। प्रथम संक्षेपक की। ठीक है, प्रथम संक्षेपक के अंदर देखो पूरे विषय जगत को 10 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में? 10 खंडों में। फिर प्रत्येक 10 खंडों को अगले द्वितीय संक्षेपक में, फिर 10 खंडों में, फिर इन 10 खंडों को प्रत्येक 10 खंडों में वो तृतीय संक्षेपक होगा। देखो अभी एग्जाम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पहला संक्षेपक है वो है 000, मतलब पहले संक्षेपक के अंदर संपूर्ण ज्ञान जगत को कितने भागों में? 10 भागों में बांटा गया। 000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। देखो संपूर्ण ज्ञान जगत को कितने भागों में? 10 भागों में। देखो इसका नाम है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन। क्या है? कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर इस अगले इसका 100 का जो है नंबर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिलोसोफी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, 200 का जो है उसका नाम क्या है? रिलीजन। ठीक है, 300 का नाम क्या है? सोशल साइंस है। क्या नाम है? सोशल साइंस। ठीक है, 400 का नाम क्या है? वो है लैंग्वेज। ठीक है, 500 का नाम क्या है? साइंस। देखो साइंस की जगह यहाँ पर प्योर साइंस पे आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 600 के अंदर है टेक्नोलॉजी, TECH। ठीक है, टेक्नोलॉजी। 700 के अंदर है आर्ट एंड रिक्रिएशन। क्या है? आर्ट एंड रिक्रिएशन। ठीक है, 800 के अंदर है लिटरेचर। क्या है? लिटरेचर। ठीक है, 900 के अंदर है हिस्टोरी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, बात करते हैं 0000 के अंदर तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फिर 100 के अंदर है फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, 200 के अंदर है रिलीजन, 300 के अंदर है सोशल साइंस, 400 के अंदर लैंग्वेज, 500 के अंदर साइंस
या प्योर साइंस भी बोल सकते हैं। 600 के अंदर टेक्नोलॉजी, 700 के अंदर आर्ट एंड रिक्रिएशन, और 800 के अंदर 700 के अंदर आर्ट एंड रिक्रिएशन, 800 के अंदर लिटरेचर, 900 के अंदर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, ये तो हुई प्रथम संक्षेपक की बात। फिर अब बात करेंगे द्वितीय संक्षेपक की। देखो द्वितीय संक्षेपक में क्या है कि इस जो ये 000 वाला ये भाग है, इसको फिर 10 भागों में बांटा गया। ठीक है, फिर इस 100 को फिर इसको 10 भागों में, प्रत्येक भाग को 10-10 भागों में फिर बांटा गया। वो कौन सा संक्षेपक होगा? द्वितीय संक्षेपक। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम द्वितीय संक्षेपक की। कौन से संक्षेपक की? द्वितीय संक्षेपक की। देखो द्वितीय संक्षेपक, द्वितीय संक्षेपक देखो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है वो द्वितीय संक्षेपक ही है। अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो इसी द्वितीय संक्षेपक से आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इकोनॉमिक्स का नंबर कितना बनेगा, तो वो बनेगा 330। कितना बनेगा? 330। एजुकेशन शिक्षा का नंबर कितना बनेगा? वो बनेगा 370। लाइब्रेरी साइंस का नंबर कितना बनेगा? 020। ठीक है, तो जो ये नंबर बन रहे हैं वो द्वितीय संक्षेपक में आते हैं। तृतीय संक्षेपक में से कभी भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं। तृतीय संक्षेपक देखो क्वेश्चन पुटअप होंगे तो प्रथम और द्वितीय दोनों में से होंगे। तृतीय संक्षेपक में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय संक्षेपक। देखो इंपॉर्टेंट, मैं सारे द्वितीय संक्षेपक नहीं कराऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट द्वितीय संक्षेपक हैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। जैसे प्रथम तो है 000। कितना है? 00। इसके अंदर तो आएगा कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरलिटीज आएंगे। फिर 010 है, 010 इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आती है बिब्लियोग्राफी। क्या आती है? बिब्लियोग्राफी। क्या आती है? बिब्लियोग्राफी। ठीक है, फिर 020 है। देखो 020 के अंदर क्या आता है? लाइब्रेरी साइंस। क्या आता है? लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, 020 के अंदर आता है लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, 030 के अंदर आता है एनसाइक्लोपीडिया। क्या आता है? एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, 030 के अंदर एनसाइक्लोपीडिया आता है। एनसाइक्लोपीडिया के में डिक्शनरी भी आ सकता है। ठीक है, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो 020 वाला है, क्योंकि हमारे जो साइंस है वो हम जो विषय पढ़ते हैं वो लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर तो DDH के अनुसार ध्यान होना ही चाहिए। तो 020 है वो लाइब्रेरी साइंस का है। फिर आता है 040। देखो 040 है वो क्या है? रिक्त है। रिक्त का मतलब ये है कि ये भविष्य के अंदर अगर कोई मतलब कि कोई विषय आएगा, नया विषय उत्पन्न होगा तो उसको 040 में रख देंगे। इसके बाद में आता है 050। 050 आता है सीरियल पब्लिकेशन। क्या आता है? सीरियल पब्लिकेशन। ठीक है, सीरियल पब्लिकेशन। देखो सीरियल पब्लिकेशन में आ सकता है पीरियोडिकल हैं, जर्नल्स हैं, वगैरह वगैरह आते हैं। पीरियोडिकल, जर्नल है, मैगजीन है। ठीक है, फिर आता है 060। 060 में आती है ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशंस एंड म्यूजियम। वो किस में आते हैं? 060 के अंदर आते हैं। फिर 070 है। 070 के अंदर क्या आता है? 070 के अंदर आता है जर्नलिज्म आता है। न्यू मीडिया है, वो भी आता है, इसी में आता है। ठीक है, जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता, न्यू मीडिया। देखो इसके बाद में देखो 080 याद नहीं रखना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में पूछा जाएगा तो एग्जाम में 090। 090 है वो मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, फिर 090 के बाद में आता है 100। 100 का नंबर कितना बनेगा? फिलोसॉफी। क्या बनेगा? फिलोसॉफी। ठीक है, फिर 150। 150 का नंबर बनेगा साइकोलॉजी। क्या बनेगा? साइकोलॉजी। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है 200। 200 का है वो रिलीजन है। देखो आप बोलोगे 110 का बताओ, 120 का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूँ।
एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वही करवाऊंगा। इसके अलावा वैसे तो 1000 वर्ग हैं, वो याद करने बैठोगे तो 10 दिन में याद नहीं होंगे, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रहे हैं। फिर बात करते हैं, देखो 300 वाला। 300 के अंदर क्या है, सोशल साइंस। क्या है, सोशल साइंस। देखो ये जो 300 वाला सोशल साइंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ग है। मतलब कि जो 300 वाला जो नंबर है सोशल साइंस वाला, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। इसको मतलब 300 से लेकर के 400 तक हम लगातार इसका अध्ययन करेंगे। देखो 310 की बात करेंगे, 310, फिर बात करेंगे 320, फिर 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और 400। ठीक है। अब देखो इसके मतलब कि इसको याद करने की एक ट्रिक है। सबसे पहले अगर हमको पैसे वाला बनना है तो क्या सीखनी पड़ेगी, संख्या की सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी, संख्या की। संख्या की को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, संख्या की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। देखो अगर हम पैसे वाले बनेंगे तो पैसे वाले बनते क्या करेंगे, हम एमएलए का चुनाव लड़ने की सोचेंगे तो एमएलए का चुनाव लड़ेंगे तो पैसे देकर पार्टी से टिकट खरीदेंगे। तो हम किस में जाएंगे, राजनीतिक, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे, मतलब पॉलिटिकल साइंस में। किस में जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है। देखो जो ये 300 वाला है ना, 300 से लेकर के 400 तक का एग्जाम में इतनी बार आया है जिसकी हद नहीं है। एनवीएस ले लो, केवीएस ले लो, या आरपीएससी का जो भी कोई भी एग्जाम ले लो लाइब्रेरी का, उसमें हमेशा पूछा जाता है। अब देखो अगर राजनीति में जाएंगे तो राजनीति में जो चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद में सरकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए कौन बैठते हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बैठते हैं। और वो अर्थशास्त्री किसका मतलब कि किस विषय के जानकार होते हैं, वो इकोनॉमिक्स के। किसके, इकोनॉमिक्स के। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र जानकार होते हैं तो अर्थव्यवस्था को चलाने के क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे। नियम को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ। अब नियम तो बना देंगे अर्थशास्त्री, लेकिन लागू कौन करवाएगा उनको, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको लागू करवाएगा। कौन करवाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको क्या करेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लोक प्रशासन। अब देखो नियम बना दिया, नियम लागू हो गया, लेकिन नियम क्या बन गया, खराब बन गया। अब अगर नियम खराब बन गया तो एक सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी। कैसी समस्या उत्पन्न होगी, सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या का मतलब है सोशल प्रॉब्लम। क्या होगी, सोशल प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। ठीक है। अब देखो सामाजिक समस्या उत्पन्न हो गई तो इसके निदान का एक ही उपचार है, सभी को क्या दे दो, शिक्षा दे दो। क्या दे दो, एजुकेशन दे दो। अगर सभी को एजुकेशन दे दोगे तो सामाजिक समस्या का कुछ हद तक निदान हो जाएगा। लेकिन देखो सामाजिक समस्या उत्पत्ति किससे, अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था मतलब सरकार के पास पैसों की कमी हो गई थी, तो इसके लिए अब सरकार शिक्षा कौन सी देगी, कॉमर्स की देगी। कौन सी देगी, कॉमर्स की देगी, मतलब डायरेक्ट व्यापार वाणिज्य। अब व्यापार कौन सा होगा, अंतर्देश व्यापार करेंगे, मतलब दो देशों के मध्य। और दो देशों के मध्य अगर व्यापार करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा। सीमा शुल्क का मतलब कस्टम्स। क्या देना पड़ेगा, कस्टम्स। 400 के अंदर क्या आएगा, 400 के अंदर तो मुख्य वर्ग है ही, इसके अंदर तो लैंग्वेज आता ही है। ठीक है। देखो शुरू से देखना, 310 आपको अगर पैसे कमाना है तो संख्या की सीखनी पड़ेगी। पैसों के दम पर आप एमएलए का टिकट खरीदोगे और चुनाव लड़ोगे, मतलब पॉलिटिकल साइंस में जाओगे। मतलब पॉलिटिकल राजनीति में जाने के बाद आपको क्या मिलेंगे, वहाँ पर बड़े बड़े अर्थशास्त्री मिलेंगे। और अर्थशास्त्री किस विषय से संबंधित होते हैं, इकोनॉमिक्स से। अर्थशास्त्री क्या बनाएंगे, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अर्थशास्त्री नियम बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। नियम बनाएंगे, नियम क्या बन गया, खराब बन गया। अगर नियम खराब बन गया तो सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कैसी समस्या, देखो नियम को लागू कौन करवाएगा, पहले लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो लागू करवाएगा। अगर अब नियम को लागू करवा दिया, नियम खराब बन गया तो एक सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, सोशल प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी। फिर इसके बाद सामाजिक समस्या के निदान के लिए हम क्या देंगे, लोगों को शिक्षा दे देंगे, एजुकेशन दे देंगे। अब एजुकेशन देंगे कौन सा, व्यापार से संबंधित एजुकेशन देंगे जिससे कि लोग डायरेक्टली पैसा कमाए। कॉमर्स की शिक्षा देंगे हम, किसकी, कॉमर्स की शिक्षा देंगे।
अब जो व्यापार होगा वो कैसा होगा, अंतर्देशीय होगा, मतलब दो देशों के मध्य। अगर दो देशों के मध्य व्यापार करना चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, सीमा शुल्क देना पड़ेगा, कस्टम्स देना पड़ेगा और 400 लैंग्वेज। ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो ठीक है, या अगर आप वैसे अगर अपने स्तर पर किसी भी तरीके से याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। बाकी ये जो वर्ग है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इसको तो अच्छी तरीके से याद रखना ही रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 90% चांस है यहीं से आने के, बाकी 10% चांस है इसके अलावा और जो मैं भी बताऊंगा इसमें से भी आ सकते हैं, और इसके अलावा और बता रहा हूँ उनमें से भी आ सकते हैं। फिर आता है देखो 410 में आता है लिंग्विस्टिक्स। क्या आता है, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। 420 के अंदर आता है इंग्लिश लैंग्वेज, क्या होता है, इंग्लिश आता है, ठीक है। और 430 के अंदर आता है जर्मन, क्या आता है, जर्मन, ठीक है। 400 वाला है वो यहीं तक देखना है। इसके बाद देखेंगे हम 500 वाला, कौन सा देखेंगे, देखो 500 वाला देखेंगे तो 500 के अंदर है क्या है, साइंस है, क्या है, साइंस। और 510 में आएगा मैथ, क्या है, 510 में है मैथ्स, ठीक है। 520 के अंदर है एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि पहले हम गणित पढ़ेंगे, गणित पढ़ते ही किन का अध्ययन करेंगे, चांद तारों का अध्ययन करेंगे, तो चांद तारों के लिए एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी होती है, उसमें चांद मतलब सूर्य और चंद्रमा के बारे में, मतलब खगोलीय दूरियों के बारे में अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोनॉमी में। फिर अगर मैथ सब्जेक्ट लेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी, तो 530 में फिजिक्स आ जाएगी, 540 में आ जाएगी केमिस्ट्री आ जाएगी। फिर आता है 550, कितना आता है, 550। 550 में आता है अर्थ साइंस, अर्थ साइंस आता है, ठीक है, 550। फिर इसके बाद में देखो 560 इंपॉर्टेंट नहीं है, अंतिम तीन देखो 570, 580 और 590, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो 570 के अंदर आएगा बायोलॉजी, क्या आएगा, बायोलॉजी, ठीक है। 570 में बायोलॉजी। अब देखो बायोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है जूलॉजी और बॉटनी। देखो जूलॉजी होता है वो जेड से स्टार्ट होता है और बॉटनी होता है बी से स्टार्ट। जो पहले स्टार्ट हो रहा है वो पहले आएगा, जो बाद में स्टार्ट हो रहा है वो बाद में आएगा। तो पहले बॉटनी, ठीक है, तो बॉटनी आएगा, ठीक है, बॉटनी आएगा। और बॉटनी के बाद में क्या आएगा, जूलॉजी, ठीक है। 570 में बायोलॉजी, 580 में बॉटनी और 590 में जूलॉजी। देखो बायोलॉजी की जगह आपको लाइफ साइंस भी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, लाइफ साइंस भी मिले, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। लाइफ साइंस भी किस में जाएगा, बायोलॉजी में ही जाएगा। 500 में साइंस, 510 में मैथमेटिक्स, 520 में एस्ट्रोनॉमी, 530 के अंदर फिजिक्स, 540 में केमिस्ट्री, 550 में अर्थ साइंस, ठीक है। फिर बाद में 560 इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया और पूछा भी नहीं जाएगा। फिर 570, 580, 590 याद रखना है। 570 उसका है बायोलॉजी, बायोलॉजी के दो टुकड़े करने, जूलॉजी बॉटनी। देखो जूलॉजी और बॉटनी में जो पहले कौन सा आता है, बॉटनी आएगा अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से, तो बॉटनी तो बी पहले आएगा, तो 580 में बॉटनी हो जाएगा और 590 में जूलॉजी हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं, देखो ये दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, 0 में कंप्यूटर है, नॉलेज है, 010 में है बिब्लियोग्राफी है, 020 में लाइब्रेरी साइंस है, 030 में एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी वगैरह है, 040 है वो खाली है, भविष्य के लिए निर्धारित किया गया है, 050 उसमें सीरियल पब्लिकेशन जैसे पीरियोडिकल है, जर्नल्स वगैरह ये आते हैं। फिर जो है 060 है उसमें ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, म्यूजियम्स वगैरह आते हैं। 070 के अंदर क्या आता है, 070 के अंदर आता है जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया, जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया। फिर 90 को 090 के अंदर आएगा मेन्यूस्क्रिप्ट, क्या आएगा, मेन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। फिर 100 के अंदर आएगा फिलोसॉफी, 150 के अंदर साइकोलॉजी, 200 के अंदर रिलीजन, ये तीनों ध्यान रखने हैं। उसके बाद 300 पे जाना है सीधा, 300 भाई 210, 220, 230 इनका अध्ययन नहीं करना है। 300 में सोशल साइंस, 310 में सांख्यिकी स्टैटिक्स, 320 में पॉलिटिकल साइंस, 320 में पॉलिटिकल साइंस। फिर आता है 330 में आता है इकोनॉमिक्स, 330 में क्या है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर 300 इकोनॉमिक्स के बाद में आता है 340 में लॉ के बाद में आता है 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितने में, 350 में। तो 360 में सोशल प्रॉब्लम, 370 में एजुकेशन,
380 380 में कॉमर्स और 390 में कस्टम्स, 400 में लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में फिर 400 में लैंग्वेज और 410 में लिंग्विस्टिक्स, 420 में इंग्लिश लैंग्वेज और 420 में जर्मन लैंग्वेज। फिर इसके बाद हम 500 का पढ़ते हैं। 500 में आता है देखो 430 के बाद 70 80 90, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी अगर आप जैसे कोई बुक्स लाओगे ना तो उनमें 00 से लेकर के 1000 तक 1000 वर्ग बने हुए हैं, वो आपको याद नहीं रखने, इंपॉर्टेंट है वो याद है। फिर इसके बाद में आता है 500। 500 में आता है साइंस, साइंस की जगह प्योर साइंस मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 500 में साइंस, 510 में मैथमेटिक्स और 520 में एस्ट्रोनॉमी। क्या है, 520 में एस्ट्रोनॉमी है, 530 में फिजिक्स, 540 में केमिस्ट्री, 550 में अर्थ साइंस। ठीक है, 560 खाली मतलब खाली नहीं है, आपको याद नहीं रखना, इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद में 570 80 और 90। 70 के अंदर आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी के 2 टुकड़े बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं देखो 600 वाला वर्ग। अब बात करते हैं देखो 600 के अंदर आता है टेक्नोलॉजी। क्या आता है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, 600 के अंदर आता है देखो टेक्नोलॉजी, पेन चेंज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर देखो टेक्नोलॉजी क्या बनेंगे, कोरोना वायरस की मेडिसिन बनाएंगे टेक्नोलॉजी से। 610 में क्या आ जाएगा, मेडिसिन। क्या जाएगा, मेडिसिन। ठीक है, 610 में मेडिसिन। फिर आता है 620। ठीक है, 620 में देखो मेडिसिन है, मेडिसिन कहाँ बनेगी, फैक्ट्री में बनेगी। और फैक्ट्री में मेडिसिन कौन बनाएगी, इंजीनियर बनाएंगे। कौन बनाएंगे, तो इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग बनाएंगे तो फैक्ट्री में कच्चा माल कहाँ से आएगा, वो आएगा कृषि से। कहाँ से आएगा, कृषि। कृषि का मतलब एग्रीकल्चर से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 640। देखो एग्रीकल्चर से कच्चा माल आएगा, लेकिन किसान मतलब खेती कौन करेगा, किसान करेगा, किसान का परिवार करेगा, मतलब होम एंड फैमिली। ठीक है, होम एंड फैमिली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 600 में है टेक्नोलॉजी, 610 में है मेडिसिन, 620 में इंजीनियरिंग, 630 में एग्रीकल्चर और 640 में है होम एंड फैमिली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो जो 400 वाला बताया था मैंने, लैंग्वेज वाला, तो जैसे मान लो 420 में इंग्लिश लैंग्वेज है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार जो 800 है, 800 में क्या आता है, लिटरेचर आता है। तो 820 में देखो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा यहाँ पर तो। ठीक है, और 820 करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जर्मन लैंग्वेज, वो इंग्लिश लिटरेचर हो जाएगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, 800 जो होता है वर्ग वो लिटरेचर का होता है, 400 लैंग्वेज का होता है। तो मतलब ये सेम है, केवल लैंग्वेज और लिटरेचर का ही अंतर होता है। इसमें इंग्लिश लिटरेचर 420 का, तो 820 का इंग्लिश लिटरेचर हो जाएगा, इधर 420 में इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे मान लो 430 का है वो जर्मन लैंग्वेज है, तो 830 में क्या हो जाएगा, जर्मन लिटरेचर। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी वर्ग इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम डीडीसी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों की, कि डीडीसी के अभी तक कितने इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आ चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आ चुके हैं। देखो पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आया था, वो आया था, जो डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है वो आया था 1993 में। कब आया था, 1993 में आया था। दूसरा आया था 1996 में, और तीसरा आया था 2000 में। कब आया था, 2000 में। देखो जो 1993 में आया था इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डीवी। क्या नाम था, इलेक्ट्रॉनिक डीवी। ठीक है, 1996 में आया था वो था डीवी फॉर विंडोज़। क्या नाम था, डीवी फॉर विंडोज़। ठीक है, और जो 2000 में आया था वो आया था वेब डीवी। क्या आया था, वेब डीवी। ठीक है, देखो इन तीनों से इतनी बार एग्जाम प्रश्न आए। गत लाइब्रेरी की एग्जाम थी उसमें भी ये प्रश्न आया था कि डीडीसी के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डीवी। देखो ये 1993 में आया, यह था सीडी रोम पर आधारित। किस पर आधारित था, सीडी रोम पर आधारित था। ये था जो विंडो प्रोग्राम है उसके लिए बनाया गया था, विंडोज़ प्रोग्राम पर आधारित था। और ये है ऑनलाइन संस्करण। कौन सा है,
ऑनलाइन संस्करण है, ठीक है। अब देखो ये ऑनलाइन है। अब जो ये CD-ROM वाला था ये मतलब कि DDC के कौन से संस्करण पर आधारित है, तो देखो ये 1993 में आया। 19वां एडिशन है DDC का, वो 1979 में आया, और 20वां एडिशन आया 1989 में, और 21वां एडिशन आया 1996 में। तो ये जाहिर सी बात है किस पर आधारित होगा, 1989 के 20वें एडिशन पर ही तो आधारित होगा, क्योंकि 1989 के बाद में ही तो ये आया है। इसीलिए ये कौन से DDC के कौन से संस्करण पर आधारित है, 20वें संस्करण पर आधारित है, ठीक है। अब देखो जो ये 1996 वाला, 1996 में DDC का कौन सा संस्करण आ चुका था, 21वां संस्करण। तो 21वां संस्करण आया तो उसी के साथ जो ये DB4 विंडो है वो भी निकाला गया, 21वें संस्करण के साथ ही निकाला गया था ये। फिर इसी 21वें संस्करण का जो है ऑनलाइन रूप था ये WebDB, ठीक है। तो ये तो है DDC के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण की, ठीक है। DDC के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण पहला आया 1993 में, दूसरा आया 1993 वाला इलेक्ट्रॉनिक DB है, और इसको जो है वो CD-ROM पर आधारित है और 20वें संस्करण पर आधारित है, ठीक है। दूसरा आया वो 1996 में आया, उसको कहते हैं DB4 विंडोज़, ये विंडोज़ पर आधारित है और 1996 में आया। फिर आता है WebDB आया 2000 में, और ये ऑनलाइन प्रोग्राम क्या है, ऑनलाइन है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं DDC की महत्वपूर्ण विशेषताओं की। किसकी बात करते हैं, DDC की महत्वपूर्ण। देखो DDC एक लगभग परिगणनात्मक पद्धति है, ये मैं बता चुका हूँ, और DDC में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है, इंडो अरेबिक संख्याओं का प्रयोग हुआ, ये भी हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब इसकी एक विशेषता है सोपानिक जो श्रृंखला, DDC में किसका प्रयोग किया गया है, सोपानिक श्रृंखला का। किसका, सोपानिक श्रृंखला का प्रयोग DDC में। अब सोपानिक श्रृंखला क्या होती है कि सोपानिक श्रृंखला का मतलब है कि विषयों का व्यवस्थापन सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विषयों का व्यवस्थापन सामान्य से विशिष्ट की ओर किया गया, वो क्या है, सोपानिक श्रृंखला कहलाती है। मतलब कि मूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर DDC में जो विषयों का व्यवस्थापन किया गया है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि DDC में मुख्य विषयों का व्यवस्थापन है वो किस पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं DDC में जो है स्मृति सहायक अंकनों की, स्मृति सहायक अंकन, स्मृति सहायक अंकन का प्रयोग किया गया। स्मृति सहायक का मतलब होता है मेनोमिक्स, ठीक है। मेनोमिक्स भी बोलते हैं और कई जगह नेमोनिक्स भी मिलता है आपको, ठीक है। तो स्मृति सहायक अंकन होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यही ले लो 420 है, उसका तो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। और 820 है, 820 का क्या हो जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर, क्या हो जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर। देखो याद रखने में आसानी हुई कि नहीं। अगर इसी की जगह 430 होता तो 430 का होता था जर्मन लैंग्वेज, और इधर 830 का जर्मन लिटरेचर, ठीक है। स्मृति सहायक अंकन की बात हुई। अब बात करें, देखो DDC का जो प्रथम संस्करण था उसके अंदर DDC की जो अनुक्रमणिका थी उसका नाम क्या रखा गया था, अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स, अल्फाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स, ठीक है। DDC की जो अनुक्रमणिका है उसके अनुक्रमणिका का जो प्रथम संस्करण था उसके अंदर क्या नाम रखा गया था, अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट अनुक्रमणिका या अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स भी ऑप्शन में हो और सब्जेक्ट इंडेक्स भी ऑप्शन में हो तो आपको अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स ही करना है। ये तो हुई प्रथम संस्करण की बात, जब 1876 में इसका प्रथम संस्करण निकाला गया था। इसके बाद जब इसका द्वितीय संस्करण निकाला गया उसके अंदर इसका नाम किया गया था रिलेटिव इंडेक्स। क्या किया गया था, रिलेटिव इंडेक्स। मतलब DDC के द्वितीय संस्करण के अंदर इसका नाम रिलेटिव इंडेक्स कर दिया गया था, और अब तक जो इसके 23 संस्करण आ चुके हैं उसमें अभी तक भी इसका नाम क्या है, रिलेटिव इंडेक्स है। मतलब पहले संस्करण में अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स और द्वितीय में रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसी प्रथम संस्करण के अंदर जो है इसका जो लेखक है मेलविल ड्यूई। तो मेलविल ड्यूई का नाम है जो मुख्य पृष्ठ के, इसके मुख्य पृष्ठ के पश्च भाग में अंकित किया गया था, मुख्य पृष्ठ के पश्च भाग में। देखो क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा आता है कि DDC के प्रथम संस्करण में मेलविल ड्यूई का जो नाम है वो कहाँ पर अंकित किया गया था,
तो मुख पृष्ठ के पश्च भाग पर, पूरी बुक के पीछे, तो इसका जो आंसर क्या होगा, मुख पृष्ठ के पश्च भाग पर। ठीक है, ये हो गई पहले संस्करण की बात। अब बात करते हैं 13वें संस्करण पे आते हैं। 13वें संस्करण में है जो कि अल्टरनेटिव, देखो अल्टरनेटिव शेड्यूल का जो प्रयोग है वो कौन से संस्करण में किया गया था, 13वें संस्करण में। अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग कौन से संस्करण में किया गया था, 13वें संस्करण में। ठीक है, 13वें संस्करण में तो था अल्टरनेटिव शेड्यूल, और 14वें संस्करण के अंदर था बॉटनी में जो अल्टरनेटिव शेड्यूल था वो 14वें संस्करण में। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग कौन से संस्करण में किया गया था, तो वो किया गया था 13वें संस्करण में। और अगर क्वेश्चन आए कि बॉटनी में, वनस्पति शास्त्र में अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग कौन से संस्करण में किया गया था, तो वो 14वें संस्करण में। 14वें संस्करण में प्रथम बार टेबल का प्रयोग किया गया था, और टेबल की संख्या थी कितनी, 4 थी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पर्सन है, 14वें संस्करण में क्या किया गया था, फेज रिलेशन का प्रयोग। ठीक है, फेज रिलेशन का प्रयोग है वो कौन से संस्करण में किया गया था, 14वें संस्करण में। 14वें संस्करण में 3 काम है, बॉटनी में अल्टरनेटिव शेड्यूल, टेबल का प्रयोग किया गया, और फेज रिलेशन शुरुआत की गई। फिर आता है 15वां संस्करण। देखो 15वें संस्करण है वो 1951 में आई, इसको मानक संस्करण कहा जाता है। कौन सा संस्करण कहा जाता है, मानक संस्करण कहा जाता है। इसी 15वें एडिशन में एक सिद्धांत दिया गया था, ज्ञान के साथ विस्तार का सिद्धांत, ज्ञान के साथ विस्तार का सिद्धांत। ठीक है, फिर इसी संस्करण में एक और बताया गया था कि किसका, फोनेक्स शेड्यूल का। देखो फोनेक्स शेड्यूल का प्रयोग जो है डीडीसी के 15वें एडिशन में शुरू किया गया था। ठीक है, लेखक के नाम को टाइटल में, प्रथम बार लेखक के नाम को टाइटल में सम्मिलित किया गया था। कहाँ पर सम्मिलित किया गया था, टाइटल। देखो जो ये चारों पर्सन है एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं और आने वाले भी हैं, कि डीडीसी का कौन सा संस्करण मानक संस्करण कहलाता, तो वो है 15वां एडिशन। ठीक है, कब आया था, 1951 में। और जो मेजिनी नाम करके 15वें एडिशन के हैं, जो फर्ग्यूसन करके पर्सन है, उन्होंने क्या किया था, इसके संपादक थे। फिर ज्ञान के साथ विस्तार का सिद्धांत है जो भी डीडीसी के 15वें एडिशन में, फोनेक्स शेड्यूल का भी है वो भी 15वें एडिशन है, और लेखक के नाम को टाइटल में सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया था फोनेक्स शेड्यूल, इसमें 15वें एडिशन। देखो फोनेक्स शेड्यूल का मतलब होता है पूर्ण रूप से परिवर्तित वर्ग। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है कि फोनेक्स शेड्यूल का अर्थ क्या है, तो वह है पूर्ण रूप से परिवर्तित वर्ग। मतलब फोनेक्स शेड्यूल क्या होता है कि देखो जिस प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, उस प्रकार लगातार नए विषयों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और लगातार जो नए विषय हैं उनका निर्माण हो रहा है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी उपयोगिता पहले बहुत ज़्यादा थी लेकिन आज न के बराबर रह गई, तो उन जो पहले उपयोग में आ रहे थे, आज उपयोग में नहीं आ रहे थे, उनको हटा दिया जाता है। उसकी जगह जो आज नए विषय उत्पन्न हो रहे हैं उनको रख दिया जाता है, तो वो होता है फोनेक्स शेड्यूल। देखो फोनेक्स शेड्यूल के बारे में 2 मत हैं, एक तो कई बताते हैं कि 15वें संस्करण में और कोई बताता है 16वें संस्करण में। लेकिन अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि फोनेक्स शेड्यूल का प्रयोग कब किया गया था, तो आपको करना है 15वां संस्करण। ठीक है, अगर 15वां संस्करण ऑप्शन में नहीं हो फोनेक्स शेड्यूल के बारे में, तो तब करना है 16वां एडिशन। ठीक है, इसके बाद में आता है 17वां एडिशन। कौन सा, देखो 17वें एडिशन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो 17वां एडिशन है, उसमें जो 17वां संस्करण, उसमें एक तो एरिया टेबल का प्रयोग है। सर्वप्रथम एरिया टेबल का प्रयोग कौन से संस्करण में किया गया था, 17वें एडिशन के अंदर। सर्वप्रथम स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग सर्वप्रथम 17वें एडिशन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेसेट मतलब पक्ष का जो प्रयोग है वो प्रारंभ किया गया था, वो कौन से एडिशन में किया गया था, वो किया गया था 17वें। देखो 17वें एडिशन में 3 काम किए गए थे, एक तो एरिया टेबल, एक स्टैंडर्ड सब डिवीजन
और एक फेसेट यानी पक्ष जो है उसका प्रारंभ किया गया था। फेसेट का जो प्रारंभ है वो डीडीसी के कौन से एडिशन में शुरू किया गया था, तो वो किया गया था 17। एग्जाम में ये आ सकता है कि फेसेट का प्रयोग डीडीसी के कौन से संस्करण में शुरू किया गया, तो 17वें। अब बात करते हैं 20वें संस्करण की। 20वें संस्करण की उसमें है कि सी आल्सो, देखो सी आल्सो है, उसका प्रयोग है वो कौन से संस्करण में शुरू किया गया था, वो किया गया था 20वें संस्करण में। सी आल्सो का प्रयोग 20वें संस्करण में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में जो है कि डीडीसी में बुक नंबर देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है कट्टर ऑथर मार्क का, ठीक है। कट्टर ऑथर मार्क, देखो कट्टर ऑथर मार्क है वो किसने दिया था, चार्ल्स एमी कट्टर ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स एमी कट्टर ने कट्टर ऑथर मार्क दिया था। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी लेखक के कुल नाम से, कुल नाम के प्रथम 3 अक्षरों से क्या बनाया जाता है, उसका मतलब कि बुक नंबर बनाया जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रंगनाथन है, तो उनके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है तो उनका कुल नाम क्या है, रंगनाथन, तो RAN लेंगे, उनके शुरू के 3 वर्ड लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई शर्मा है तो SHA, ठीक है। तो वो तो डीडीसी में बुक नंबर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कट्टर तालिका, किसकी, अग्रता क्रम तालिका, अग्रता क्रम, देखो बात करते हैं अग्रता क्रम तालिका की, ठीक है। देखो अग्रता क्रम तालिका है, उसका जो प्रयोग है वो टेबल 1 से पहले किया जाता है। देखो टेबल 1, अब देखो टेबल 1 कौन सी होती है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन वाली। क्वेश्चन आए एग्जाम में कि अग्रता क्रम तालिका का किससे पहले प्रयोग होता है, तो वो स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पहले या स्टैंडर्ड सब डिवीजन के अलावा जाए टेबल 1 से पहले। देखो होता क्या है कि जो इसका जो प्रथम खंड होता है डीडीसी का प्रथम खंड, वो उसको क्या बोलते हैं, टेबल वाला। उसमें जो शुरू के पन्ने होते हैं वो तो प्रस्तावना के दिए होते हैं, फिर अगले पन्ने होते हैं वो उसकी विशेषताओं से संबंधित होते हैं, और उसके बाद में होता है वो होता है एक मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली एक शब्दों का अरेंजमेंट होता है और उन शब्दों के मीनिंग को बताया जाता है। तो वो एक तालिका होती है, अल्फ़ाबेटिकल तालिका होती है, और उसी के जस्ट बाद स्टैंडर्ड सब डिवीजन शुरू होते हैं। तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पहले जो तालिका दी होती है उसको बोलते हैं अग्रता क्रम तालिका, जो मतलब अल्फा शब्दों को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके उनके मीनिंग के बारे में बताया जाता है, वो क्या है, अग्रता क्रम तालिका है। उसका प्रयोग टेबल 1 से जस्ट पहले होता है, मतलब वो टेबल 1 से 1 का मतलब स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पहले। तो अग्रता क्रम जो तालिका है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है संगतता हेतु। किसके लिए, अग्रता क्रम तालिका का प्रयोग संगतता हेतु किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, डीडीसी में अग्रता क्रम तालिका का प्रयोग किया जाता है संगतता हेतु, ठीक है। डीडीसी का जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट है। इसके अलावा देखो मैंने बताया था शुरू से कि मैं डीडीसी से आपको नंबर बनाना भी सिखाऊंगा। तो नंबर बनाने की बात है, जैसे मान लो अगर कोई टाइटल है, जैसे इंग्लिश डिक्शनरी ले लो या कुछ भी ले लो, जैसे मान लो इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी, देखो इंग्लिश डिक्शनरी है, देखो विषय क्या है इसमें, विषय तो इंग्लिश है। देखो इंग्लिश और इंग्लिश भी किससे संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है, ठीक है। तो इंग्लिश का नंबर बनता है 420, ठीक है। डिक्शनरी है वो आपको स्टैंडर्ड सब डिवीजन से उठाना, देखो 03 का मतलब मैंने बताया था डिक्शनरी एनसाइक्लोपीडिया, तो 03, ठीक है। तो इसका नंबर बनेगा 420 प्लस 03। देखो स्टैंडर्ड सब डिवीजन होता है वो हमेशा 0 के साथ जुड़ता है। इसमें जो ये पीछे वाला अंक होता है, मैंने कहा था शुरू में कि 0 का प्रयोग डीडीसी में केवल सूचकांक के लिए किया जाता है, इसलिए 0 को स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। जिसको भी स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं डीडीसी में उसको हटा दिया जाए, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया ये हट जाएगा, तो 42.0.3, ठीक है। तो इंग्लिश डिक्शनरी का नंबर बन जाएगा 420, ठीक है। अब बात करें कि देखो इसमें जो डीडीसी में जो नंबरों को कैसे बोला जाता है, 420.3 ऐसे बोला जाता है, मतलब एक एक अंक को अलग अलग बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता 420.3, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछ ले कि डीडीसी को मतलब कि डीडीसी का जो है कि अंकों को किस प्रकार से बोला जाता है, तो एक एक अंक को अलग अलग बोला जाता है 420.3। देखो जैसे मान लो अगर अगला टाइटल है स्टडी एंड टीचिंग, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ मैथ, देखो स्टडी एंड टीचिंग ऑफ मैथ, देखो मैथ, देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैथ। तो मैथ के बारे में हमने पढ़ा था अभी कि मैथ का नंबर कितना होता है 510, ठीक है। स्टडी एंड टीचिंग का होता है 07, ठीक है। तो
तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट किसको करेंगे, इस 0 को स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, इसका नंबर बन जाएगा 5107, ठीक है। ये स्टडी एंड टीचिंग का बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो एरिया टेबल थी उसके बारे में मैंने बताया था कि एरिया टेबल से अगर किसी भी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न को जोड़ना, मतलब किसी भी विषय को जोड़ना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, 0-9 का। किसका प्रयोग करते हैं, 0-9। अब देखो वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मान लो टाइटल है लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, ये देखो टाइटल है। इसका नंबर कैसे बनाएंगे, देखो लाइब्रेरी साइंस, देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, लाइब्रेरी साइंस है, तो लाइब्रेरी साइंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0-20 से, ठीक है। अब इंडिया, देखो डीडीसी में इंडिया के लिए है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेबल नंबर 2 एरिया टेबल में। कहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको एरिया टेबल में जाना पड़ेगा। तो एरिया टेबल में जाने से पहले आपको 0-9 जोड़ना पड़ेगा। फिर इंडिया है, उसका एरिया टेबल में नंबर होता है 54। कितना होता है, 54। देखो जो कॉलन क्लासिफिकेशन है उसमें इंडिया का नंबर होता है 44 और डीडीसी में इंडिया का नंबर होता है 54। ये दोनों आपको रट लेने हैं, याद कर ही लेने हैं हमेशा के लिए। अब देखो इसमें 0-20 में ये 20 स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, तो इसका नंबर बन जाएगा 020.954, ठीक है। ये नंबर बन जाएगा इसका, ठीक है। अब जैसे मान लो और भी जैसे टाइटल ले लो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जैसे मान लो अगर अगला टाइटल ले हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। क्या लें, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब देखो इसमें विषय क्या है, इंग्लिश पोइट्री। देखो इंग्लिश पोइट्री है वो किससे संबंधित, जाहिर सी बात इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है। इंग्लिश लिटरेचर किस में आता है, 820 में आएगा। किस में आएगा, 800। देखो इंग्लिश लैंग्वेज होता तो 420 में आता है, लेकिन इंग्लिश पोइट्री है तो वो किस में आएगा, 820 में आएगा। लेकिन जो पोइट्री होता है वो 820 में तो आता है इंग्लिश लिटरेचर, और पोइट्री किस में आएगा, 821 में। देखो ये मैं बता देता हूँ आपको, क्या आएगा 821 में। और हिस्ट्री एंड टीचिंग, मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल जो ट्रीटमेंट है वो स्टैंडर्ड सब डिवीजन से आता है 0-9 से। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट है वो 0-9 स्टैंडर्ड सब डिवीजन से आएगा। तो इसका नंबर कितना बनेगा, 821 प्लस 0-9, तो इसका नंबर बन जाएगा 821.09, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर 0 आता है ना तो ही स्क्वायर ब्रैकेट होता है, अन्यथा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।